हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक से, दैट इज़ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें कम से कम 3 4 5 वीडियो लग सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ है डिस्कस करने को। पहले हम डिस्कस करेंगे कि एवोल्यूशन क्या है एंड इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है, कैसे एवोल्यूशन हुआ, फिर किन लोगों ने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए थे एवोल्यूशन के दौरान वेरिएशन होता है, उसका क्या कारण है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, स्पीसिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, ये सब हमें एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर पढ़ना है। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना होगा कि एवोल्यूशन होता क्या है। तो इसका लिटरल मीनिंग अगर हम देखें तो इसका लिटरल मीनिंग होता है टू अनरोल। एंड डार्विन ने कहा था कि इसका डेफिनेशन दिया था कि इट इज़ डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, मतलब कि नए ऑर्गेनिजम्स आएंगे विथ सम मॉडिफिकेशन इन देम। तो ये हुआ एवोल्यूशन। जैसे कि सिंपल ऑर्गेनिज्म है, उनमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ और वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन गए। इसका एक एग्जाम्पल था कि प्रोटेरोस्पॉन्जी है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आया और ये कोलोनियल प्रोटोजोअन्स बन गए। प्रोटेरोस्पॉन्जी में कॉलर सेल्स होता है, तो ये कॉलर सेल्स हमें पॉरीफेरा बनने में हेल्प किया, क्योंकि पॉरीफेरा में कॉलर सेल्स प्रेजेंट होता है। तो इन शॉर्ट आपको समझना यही है कि प्रोटेरोस्पॉन्जी कोलोनियल प्रोटोजोअन्स में बना। और कोलोनियल का क्या मतलब है कि वो आगे जाके मल्टी सेल्युलैरिटी की तरफ जाएगा, यूनिसेल्युलर से मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बन रहा है। कोलोनाइजेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मल्टी सेल्युलैरिटी। ये था हमारा एवोल्यूशन का डेफिनेशन। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में क्या होता है, ये कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है विथ मॉडिफिकेशन। और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आएगा कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस आर एवर चेंजिंग, then organisms show adaptation to the environmental conditions, new species are better adapted, and all present day species had a common ancestor at some time of evolution. Evolution is complex and slow process, but it is a continuous process. ये सारे points आपको दिमाग में रखने होंगे जो मैंने अभी बताया। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं कहीं पर। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ में। क्या क्या थ्योरी दिया गया था, आपने इसे शॉर्ट में क्लास 12th में पढ़ा होगा बायोलॉजी में। पहला है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जिसमें आपको पता है कि फादर सोरेज ने कहा था कि गॉड ने ये सब कुछ क्रिएट किया है, सुपर नेचुरल पावर हम जिसे कह सकते हैं, उसके थ्रू ये सब अपने आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्रिएट हुए हैं। एंड डाइवर्सिटी जैसा पहले था आज भी वैसा ही है, कोई चेंज नहीं आया है और फ्यूचर में वैसा ही रहेगा, ऐसा इस थ्योरी का कहना है। एंड ये बताता है कि अर्थ 4000 ईयर्स ओल्ड है। एंड एक बिब्लिकल स्टोरी के हिसाब से, बाइबल की स्टोरी के हिसाब से ये जो पूरा अर्थ एंड इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये सब जो बने हैं, ये मात्र 6 दिन में बने हैं। फर्स्ट डे अर्थ एंड हेवन बना, सेकेंड डे स्काई बना, थर्ड डे प्लांट्स एंड एनिमल्स बने, फोर्थ डे सन मून स्टार बना, फिफ्थ डे बर्ड्स एंड फिशेज एंड सिक्स्थ डे मैन एंड बीस्ट्स बने। एंड फिर हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, ये हमने देखा बिब्लिकल स्टोरी के हिसाब से, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से लॉर्ड ब्रह्मा ने इस पूरे दुनिया की रचना की है। और जो भगवान आदमी और डेविल है वो उनके सर से आए हैं, बर्ड्स उनके चेस्ट से, गोट उनके माउथ से, प्लांट उनके बॉडी हेयर से। ऐसा था ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। फिर एक छोटा सा थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म, जो दिया गया था जॉर्ज क्यूवियर के थ्रू। और इसमें कहा गया था कि जितना बार एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ है या कैटास्ट्रॉफी आया है, उतना बार फिर एक न्यू वर्ल्ड बना है। तो उस तरह से फिर एवोल्यूशन होता गया। ये था थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म। देन है हमारा कॉस्मिक पैनस्पर्मिया थ्योरी, ये भी आपने सुना होगा। इसमें ऐसा कहा गया है कि जो आउटर स्पेस है उसमें कुछ स्पोर्स घूमते रहते थे जो कि रेजिस्टेंट होते थे
मतलब उस समय अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन है उससे रेजिस्टेंट है वो, और स्पोर्स इस तरह से स्पेस में घूमते थे और फिर ये प्लैनेट्स में ट्रांसपोर्ट हुए, अर्थ में आए, मीटियोर और कॉस्मिक डस्ट के थ्रू ये अर्थ में आए और वहाँ पर उसे फेवरेबल कंडीशन मिला, तो वहाँ पर अब ये जो ऑर्गेनिजम्स है उसमें ये डेवलप कर गए हैं। नेक्स्ट है हमारा थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसे हम एबायोजेनेसिस या ऑटोजेनेसिस कहते हैं। इसमें क्या कहा गया था कि जो लाइफ है वो ओरिजिनेट किया है डीकेइंग रॉटिंग मैटर से, जैसे कि स्ट्रॉ, मड एक्सेट्रा, ठीक है। और जैसे पहले के उस समय ग्रीक फिलोसोफर्स का मानना था कि जो नाइल रिवर का मड है उसमें से फ़िश, फ्रॉग, क्रोकोडाइल्स ये सब आ सकते हैं बाहर अगर हम नाइल रिवर के मड को वार्म करेंगे लाइट रेज़ की मदद से, तो उसमें से हमें फ़िश, फ्रॉग, क्रोकोडाइल ये सब मिलेगा। एंड जॉन बैप्टिस्ट वॉन हेलमेंट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि एक डर्टी शर्ट को एक पॉट में रखा और उसमें ओपन पॉट था वो, डर्टी शर्ट, रैग्स और कुछ वीट के ग्रेन्स रख दिए उस पॉट में और कहा कि 21 डेज़ के बाद माइस अपीयर हुआ। तो उनका कहना था कि इन सब चीज़ों से माइस अपीयर हुआ है, बट हम भी जानते हैं कि अगर हम एक ओपन पॉट में खाना रखेंगे या कुछ गंदा सामान और खाना साथ में रखेंगे तो ये माइस और इस तरह के एनिमल्स को वहाँ अट्रैक्ट करेगा ही वहाँ। पर 21 डेज़ के बाद आया माइस ये, तो उन्हें लगा कि 21 डेज़ में माइस इससे बन गया है। तो ये था थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। लेकिन हम भी जानते हैं कि ये थ्योरी सही नहीं है एंड उस समय इस थ्योरी को डिस्प्रूव किया था रेडीज, प्लांजनी और पास्चर ने। तो फिर आया था कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस का कहना था कि लाइफ सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही इवॉल्व हो सकते हैं, नॉन लिविंग मैटर से लाइफ नहीं इवॉल्व हो सकते हैं। एंड फिर फ्रांसिस्को रेडी, स्प्लांजनी एंड लुइस पास्चर ने सपोर्ट किया इस थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को और डिसअप्रूव किया थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को। तो इन तीनों ने क्या एक्सपेरिमेंट किया ये दिखाने के लिए कि हाँ थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ही सही है। तो पहला हम देखते हैं लुइस पास्चर के एक्सपेरिमेंट को। ये सब आपने 12 में पढ़ रखा है कि उन्होंने एक स्वॉन नेक फ्लास्क लिया, जिसका जो फ्लास्क है उसका नेक का शेप इस तरह है। इसमें उन्होंने ईस्ट एंड शुगर सोल्यूशन को गर्म करके रख दिया, स्टेरिलाइज्ड सिरप था ताकि उसमें कोई भी बैक्टीरिया या किसी भी तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो तो वो किल हो जाए। और एक उन्होंने टूटा हुआ फ्लास्क लिया जिसका नेक टूटा हुआ है, इसमें भी उन्होंने सेम सोल्यूशन को स्टेरिलाइज करके रखा एंड दोनों को ओपन रखा, कोई चीज़ से कवर नहीं है, ये दोनों ओपन थे। तो कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि जो स्वॉन नेक वाला फ्लास्क था उसके सल्यूशन में कोई बैक्टीरिया नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर नेक में उसके बैक्टीरिया फंस गया था क्योंकि वो अंदर नहीं जा पाया, यहाँ पर वो जमा हो गया। लेकिन जो ब्रोकन नेक था तो उसमें कोई बैरियर नहीं था, तो इसलिए जो यहाँ पे सल्यूशन है इसमें भी हमें बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। ये उनका एक्सपेरिमेंट था। देन है हमारा रेडीज़ एक्सपेरिमेंट। तो फ्रांसिस्को रेडी एक इटालियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी कुछ इसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने एक फ्लैश को लिया और उसे कुक कर दिया ताकि इन केस कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें पहले से अलाइव प्रेजेंट हो तो उसका डेथ हो जाए या फिर वो वहाँ से रिमूव हो जाए। और फिर 3 जार लिया, एक तीनों में उन्होंने वही सेम फ्लैश रखा अलग अलग उसे कुक करके, और एक उन्होंने खुला छोड़ दिया, एक को पार्चमेंट पेपर से कवर किया और एक को मसलिन क्लॉथ से कवर किया। तो उन्होंने देखा कि जो जार ओपन था सिर्फ उसी के फ्लैश में जो हाउस फ्लाई है उसके मैगट्स डेवलप हुए, या फिर मैगट्स आपको नहीं पता है तो जो स्मॉल लार्वा कह सकते हैं जो बाद में हाउस फ्लाई बनेंगे वो डेवलप किए। बाकी दोनों में फ्लाइज ऊपर में आकर जमा हुई थी लेकिन अंदर में कोई न्यू लाइफ का फॉर्मेशन नहीं हो पाया। स्प्लांजनी ने एक्सपेरिमेंट किया था
स्पॉन्टेनियस जनरेशन या एबायोजेनेसिस को डिस्प्रूव करने के लिए, जिसमें उन्होंने एक वेजिटेबल ब्रॉथ लिया और उसे बॉईल कर दिया। बॉईल करना या कुक करने का मकसद एक ही है कि कोई भी पहले से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो तो वो किल हो जाए। हाई टेम्परेचर में उसे किल कर दिया, जिससे वो ये प्रूव करना चाहते थे कि हाई टेम्परेचर सारे ऑर्गेनिज्म को किल कर देते और फिर उसमें लाइफ अपीयर नहीं हुआ। अगर हमने उसे एयरटाइट कंटेनर में उस ब्रॉथ को रख दिया तब उसमें कोई लाइफ अपीयर नहीं हुआ, लेकिन अगर वो खुला है, एयर से एक्सपोज्ड है, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वेड किए एंड फिर आगे डेवलपमेंट हुआ। तो ये प्रूव कर रहा है तीनों में कि पहले से अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे बैक्टीरिया का इन्वेजन हुआ इस केस में, तभी फिर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उससे बन पाए। ऐसा नहीं है कि इसमें ये नॉन लिविंग मटेरियल है और इसमें अपने आप लिविंग या फिर लाइफ प्रोड्यूस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। फिर हम आते हैं हमारे मॉडर्न हाइपोथेसिस के तरफ। ये तो हमने पुराने सारी थ्योरीज देख ली। हमारा मॉडर्न हाइपोथेसिस क्या कहता है? मॉडर्न हाइपोथेसिस को हम बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ये हैकल के थ्रू दिया गया था एंड ये कहते हैं कि ए बायोजेनेसिस को कौन फॉलो करता है? बायोजेनेसिस। कि अगर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से फिर हमारा लाइफ जनरेट हुआ है। डायरेक्टली नॉन लिविंग मटेरियल्स या फिर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से नहीं बना है। और एंटायर थ्योरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, कीमोजेनी, बायोजेनी, और हम इसमें एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, कीमोजेनी, बायोजेनी एंड उसके अलावा कॉग्नोजेनी भी हम देखेंगे आगे जाकर। तो पहले तो लाइफ कैसे इवॉल्व किया उसके पहले जानना ज़रूरी है कि अर्थ का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, फिर अर्थ कैसे बना, ओरिजिन ऑफ अर्थ जानना ज़रूरी है। तो नेब्यूलर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, जो लैप्लेस ने दिया था, बिग बैंग थ्योरी लेमैटर ने दिया था, तो और हम जो लैप्लेस का नेब्यूलर हाइपोथेसिस है उसे कंबाइन करके समझते हैं। उनका कहना था कि जो सोलर सिस्टम है वो 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो बना था फ्रॉम ह्यूज रेड हॉट स्पिनिंग क्लाउड ऑफ कॉस्मिक डस्ट एंड गैस, जिसमें बहुत सारे एटम्स थे। सडनली से यूनिवर्स एक्सपैंड किया, टेम्परेचर नीचे आया, टेम्परेचर डाउन हो गया, सारे पार्टिकल्स आपस में फ्यूज़ होके एक रेडियो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, और वो एक्सप्लोड करके नेब्यूला बनाए एंड ये नेब्यूला सेपरेट हो गए डिफरेंट गैलेक्सीज़ में, डिफरेंट गैलेक्सीज़ बनाए एंड उसी तरह से एक फिर जो गैलेक्सी बना उसमें एक प्लैनेट हमारा अर्थ भी बना। ये कहना था बिग बैंग थ्योरी का। तो अर्थ का पहले इन्वायरमेंट कैसा था? उसमें पहले तो अर्थ जब बना था स्टार्टिंग में उसमें सिर्फ लाइट गैसेस प्रेजेंट थे, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, और फिर वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के कारण अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर स्टीम के फॉर्म में प्रेजेंट था, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, H2S, इस तरह के गैसेस प्रेजेंट थे। इसका मतलब एक रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था अर्थ का। और एनर्जी सोर्सेज, प्रिमिटिव अर्थ जो था जिसमें रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट हमें मिला, उसका एनर्जी सोर्सेज क्या क्या था? सोलर रेडिएशन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, लाइटनिंग के कारण, थंडर के कारण, वोल्केनिक इरप्शंस से हीट मिलता था, काफ़ी हाई टेम्परेचर था उस समय अर्थ का, कॉस्मिक रेज, स्पेस से कॉस्मिक रेज आते थे, ये सब एनर्जी सोर्स था अर्थ का। तो ये तो हमने देखा कि अर्थ कैसे बना। अर्थ बनने के बाद ही उसमें लाइफ बनना पॉसिबल है। तो यूनिवर्स हमारा बन गया, हमने उसमें देखा कि वो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट है यूनिवर्स का, और उसमें ऑक्सीजन अभी तक हमने नहीं देखा है, ऑक्सीजन हमारे अर्थ में नहीं आया है अभी। तो हमने बात किया था बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ का, जिसमें हम 3 कॉन्सेप्ट देखेंगे, कीमोजेनी, बायोजेनी एंड कॉग्नोजेनी।
तो बायोकेमिकल या फिर कीमोसिंथेटिक ओरिजिन क्या कहता है, ये दिया गया था बाई ओपरिन और हाल्डेन के थ्रू, और इन्होंने कहा कि प्रिमिटिव अर्थ पहले आया और जिसका एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग टाइप का था, एंड जितने सारे एनर्जी के बारे में मैंने बताया वो एग्जिस्ट करता था, एंड फर्स्ट लिविंग बीइंग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने थे, ठीक है। एंड फिर हम 3 स्टेजेस डिस्कस करेंगे जो मैं बार बार कह रही हूँ, कीमोजेनी, बायोजेनी एंड कॉग्नोजेनी। तो पहले हम देखते हैं कीमोजेनी, इसका मतलब क्या है, केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि पहले जो केमिकल्स या ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने थे वो कैसे बने, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो ये ओपरिन ने सजेस्ट किया था, एंड आपको तो पता ही है कि फिर जो एक्सपेरिमेंट कैरी किया गया था, मतलब ये जो हमने प्रिमिटिव अर्थ की बात की है जिसमें हाई टेम्परेचर वगैरह था, तो इसको प्रूव करने के लिए सेम चीज़ परफॉर्म हुआ था लैबोरेटरी कंडीशन में बाय मिलर एंड यूरे। उन्होंने सेम कंडीशंस प्रिपेयर किया लैब में, हाई टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया, और ये जो हम अभी पूरा पढ़ेंगे कीमोजेनी, सेम उन्होंने लैब में भी करके दिखाया प्रूफ करने के लिए कि हाँ इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनी हैं एंड फिर फाइनली उससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनी हैं। तो पहले हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ओरिजिन में पहला है हमारा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो उस समय टेम्परेचर ऑफ अर्थ पहले बहुत ज़्यादा था, धीरे धीरे अर्थ का सरफेस कूल होना स्टार्ट किया, 1000 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स आया या उससे भी कम हुआ। तो जो हाइड्रोकार्बन्स थे बोथ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वो बने, कैसे बने, तो फ्री रेडिकल्स के कॉम्बिनेशन से, यहाँ पे लिखा है CH प्लस CH मिलकर C2H2 बन गया, CH2 मिलकर C2H4 बन गया। इस तरह से अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन बताया गया। उसके बाद हमारा ऑक्सी एंड हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन बना, मतलब ये जो हाइड्रोकार्बन है इसमें ऑक्सी या हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड हो गया, तो हमारा हाइड्रोकार्बन एसिटाल्डिहाइड बन गया, कीटोन, एसिड, ये सब बन गया। नेक्स्ट है हमारा फिर कार्बोहाइड्रेट बना, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब कंबाइन करके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सबसे पहले इसमें लिखा है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना। तो इस तरह से कंपाउंड्स कंबाइन करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाए, फिर डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, ये सब का फॉर्मेशन हुआ। फिर है हमारा कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना, तो कंडेंसेशन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हुआ, किसका किसका, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ये सब में कंडेंसेशन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हुआ, और इससे फिर फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सब कंपाउंड्स बने। फिर हमारा बनता है अमाइनो एसिड, हाइड्रोकार्बन्स, अमोनिया, वाटर, ये सब से फिर हमारा अमाइनो एसिड बना, और ये सारे जो कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने वो सी में बने थे, समुंदर में, ओशन, सी, और इसलिए हम सी को हॉट डाइल्यूट सूप कहते हैं। तो अब आप कहेंगे कि अभी ये क्यों नहीं बनते हैं, पहले क्यों बनते थे, तो पहले मैंने बताया कि ये ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होने के कारण ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने ये स्पॉइल नहीं हुए या फिर ऑक्सीडाइज नहीं हो गए। अभी तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कुछ भी बनेगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, पहले ऑक्सीजन एब्सेंट था तो ये स्टेबल कंडीशंस में सी में प्रेजेंट थे, एंड लिविंग बीइंग्स भी नहीं प्रेजेंट थे, तो इसलिए ये सब चीज़ को कंज्यूम करने के लिए नहीं था कोई, कि कुछ भी एनर्जी सोर्स बना है तो वो तुरंत से कंज्यूम नहीं हो गया, वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट था, ठीक है। फिर हमारा ये हो गया, हमारा सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने थे। फिर हमारे कंपाउंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जैसे पॉलीसैकेराइड्स, फैट, प्रोटीन, प्योरीन, पायरामिडीन, ये सब सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के पॉलीमराइजेशन से हमारा ये सब कॉम्प्लेक्स सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स बने। अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमारा बन चुका है, ठीक है, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। उसके बाद क्या आया कि अब एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बनेगा। अभी तक तो सिर्फ कंपाउंड्स बन गए जो कि हैपहैज़र्डली प्रेजेंट है एक सी में, सूप के तरह उसमें सारा एलिमेंट्स है उस सूप में। अब इस जितना भी एलिमेंट्स है वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आएंगे, और इस ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म्स को हम प्रोटोसेल्स कहेंगे। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जितने भी बने उनमें आपस में क्या हुआ, इंटरैक्शन हुआ। इंटरैक्शन के कारण जैसे वो एक फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन बनाया, मतलब कि फॉस्फेट ग्रुप लिपिड
कंबाइन करके फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन बना। तो पहला जो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर था उसका नाम है कोसरवेट्स। ये भी आपने 12 में पढ़ा होगा। कोसरवेट्स में क्या है कि वो एक प्रॉपर लिपिड मेम्ब्रेन था, जैसे एक प्रॉपर स्फेयर था लिपिड मेम्ब्रेन का बना हुआ, जो कि स्टेबल था और वो मतलब सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो गया, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाया। और इसमें कॉम्प्लेक्स कोसरवेट्स भी होते हैं, अगर उसके अंदर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड भी अगर उसमें प्रेजेंट हो तो फिर वो कॉम्प्लेक्स मतलब कोसरवेट बना। फिर नेक्स्ट है हमारा माइक्रोस्फेयर बना, कि जब हमने प्रोटीन को बॉईल किया वाटर में और फिर वो कूल हुआ तब माइक्रोस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ। ये भी स्टेबल है और इसमें डबल लेयर था जो कि अभी के सेल मेम्ब्रेन को कॉरिस्पॉन्ड करता है। फिर हमारा न्यूक्लिक एसिड्स बना, आरएनए जो है वो बना, जो कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था और ये प्रोटीन सिंथेसिस को गाइड करता है। नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियोप्रोटीन्स बना, जाइंट मॉलिक्यूल्स के जमा होने के कारण न्यूक्लिक एसिड्स बने, बेसिक प्रोटीन। मतलब न्यूक्लियोप्रोटीन्स क्या है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है। तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स बना और इस न्यूक्लियोप्रोटीन्स को हम प्रोटोराइबोसोम्स या फिर प्रोटोवायरस भी बोलते थे। प्रोटोराइबोसोम्स इसलिए क्योंकि ये अभी के राइबोसोम्स को थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट करता था कि इसमें आरएनए और प्रोटीन दोनों है, और प्रोटोवायरस भी इसलिए क्योंकि वायरस में भी प्रोटीन और आरएनए होता है। तो इसलिए न्यूक्लियोप्रोटीन हम कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट कर रहा है अभी का राइबोसोम्स या फिर अभी के वायरस को। ये हमने देखा, अभी तक हमारा लाइफ का फॉर्मेशन नहीं हुआ है कि कोई लिविंग मटेरियल बना हो, ये सब अभी हम कंपाउंड्स के ही बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा बायोजेनी या फिर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। तो इसमें मतलब अब लाइफ का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें हमारा सबसे पहले यूबायोंट बना था। तो ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन बना था, माइक्रोस्फेयर जो हमारा था, जो सिर्फ एक फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन था, वो अगर ऑर्गेनाइज हो गया, उसके अंदर आरएनए आ गया, ठीक है, आरएनए आ गया, तो आरएनए चूँकि हेरिडिटी मटेरियल है तो वो आगे प्रोसेस को कैरी कर सकता है, और आरएनए एंजाइम की तरह भी एक्ट करता है, तो वो आगे बायोकेमिकल रिएक्शंस करके लाइफ को आगे कंटिन्यू करवा सकता है। तो पहला हमारा यूबायोंट बना, ठीक है, ये यूबायोंट बना। इसके बाद हमारा है कि एवोल्यूशन ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि जो इनऑर्गेनिक मटेरियल थे उसके मदद से हमारा यूबायोंट बन गया, जो कि फर्स्ट ट्रू लिविंग सेल हम कह सकते हैं। अभी ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो न्यूट्रिशनल बिहेवियर के पैटर्न से अगर हम देखें कि एवोल्यूशन कैसे हुआ है, तो जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उससे यूटिलाइज करके, जितना हमारा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स था उससे यूटिलाइज करके कीमो हेटेरोट्रॉफ बना, ठीक है। कीमो हेटेरोट्रॉफ क्या करता है, हेटेरोट्रॉफ आपको पता है कि अपना फूड नहीं बना सकता है। कीमो हेटेरोट्रॉफ को एनर्जी कहाँ से मिलता था, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने थे सी में आपने देखा था, तो उसका वो फर्मेंटेशन करके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में उसे कन्वर्ट करते थे। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फर्मेंटेशन हो रहा है, उस फर्मेंटेशन से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसका ब्रेकडाउन हुआ, इसलिए ब्रेकडाउन के कारण वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर जो फूड उसमें से निकलना था वो निकल गया, और बचा कुचा जो रिलीज़ हुआ वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के फॉर्म में रिलीज़ हो गया, और ये सनलाइट या फिर यूवी लाइट के प्रेजेंस में हुआ था। तो इसके कारण क्या है, कीमो हेटेरोट्रॉफ का पॉपुलेशन बढ़ने लगा। अब पॉपुलेशन बढ़ रहा है यानी ज़्यादा से ज़्यादा फूड हमारा कंज्यूम होते जा रहा है। तो जो हॉट डाइल्यूट सूप है उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल बन नहीं पा रहा है, बनने के पहले ही कंज्यूम हो जा रहा है। तो इस चीज़ से उभरने के लिए या इसको ओवरकम करने के लिए फिर कीमो ऑटोट्रॉफ बना। उसमें उल्टा होने लगा कि वो इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करके अपना खुद का खाना बनाने लगे, ऑर्गेनिक फूड बनाने लगे, जिसके कारण जितना जो मटेरियल था उसी से वो
अपना खाना बना पाए, खाना का कमी ना हो जाए। ठीक है, जैसे पहले तो ऑक्सीजन तो था नहीं एटमॉस्फेयर में, तो इसमें देखिए जैसे दिया हुआ है CO2 और H2S मिला, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया जो कि एक फूड का काम किया, और सल्फ़र एज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाहर निकल गया। अब फिर क्या हुआ, क्लोरोफिल का, या फिर हम कह सकते हैं कि एक लाइट अब्जॉर्बिंग पिगमेंट है, उसका एवोल्यूशन हुआ। तो इस कीमो ऑटोट्रॉफ ने क्या किया कि उस लाइट अब्जॉर्बिंग पिगमेंट को अपने अंदर ले लिया, या फिर हम कह सकते हैं समझने के लिए कि क्लोरोफिल को अंदर ले लिया, और कीमो ऑटोट्रॉफ से वो फोटो ऑटोट्रॉफ बन गया। लेकिन याद रखिए फोटो ऑटोट्रॉफ भले ही बना है, लेकिन अभी ऑक्सीजन नहीं है इन्वायरमेंट में, अभी ये एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ही करेगा। तो ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब ये H2S और CO2 के मदद से अपना खाना बनाएगा। CO2, इसका एक रिएक्शन दिया हुआ है कि CO2 और H2S मिल के ऑर्गेनिक फूड बनाएगा, और सल्फ़र का रिलीज़ होगा इन्वायरमेंट में, सल्फ़र एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ होगा। तो H2S इसका सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है, CO2 इसका सोर्स ऑफ कार्बन है, तो हाइड्रोजन कार्बन मिल ही गया, उसके मदद से ऑर्गेनिक फूड बना लेगा, और सल्फ़र एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ हो गया। फिर फोटो ऑटोट्रॉफ एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस हो रहा था। इसका एग्जाम्पल अभी के ज़माने में जैसे हम देख सकते हैं ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया है, तो ये हो गया फोटो ऑटोट्रॉफ का एग्जाम्पल, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जो शो करता है। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में आया, ऑक्सीजन रेवोल्यूशन जैसे ही हुआ, ऑक्सीजन आया इन्वायरमेंट में, तो फिर फोटो ऑटोट्रॉफ्स का फॉर्मेशन हुआ। तो इससे क्या हुआ कि उस समय ऑक्सीजन रेवोल्यूशन के बाद दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स थे, एनएरोबिक वाले भी और एरोबिक वाले भी। तो एनएरोबिक में भी दो टाइप के थे, एक ऑब्लिगेट और एक फैकल्टेटिव। ठीक है, दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे। तो जो ऑब्लिगेट एनएरोबिक थे, एरोबिक वाले जो, ऐसे हम समझते हैं कि ऑक्सीजन रेवोल्यूशन के बाद एरोबिक फोटोसिंथेसिस भी हो सकता है, यानी ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन की मदद से फोटोसिंथेसिस हुआ। उसके कारण क्या हुआ कि ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रिलीज़ होने लगा, कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होता है, ऑक्सीजन रिलीज़ होता है फोटोसिंथेसिस में। तो ऑक्सीजन जो है वो एनएरोबिक वालों के लिए टॉक्सिक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है वो सुपर ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट हो सकता है, जो कि टॉक्सिक है। तो जो फैकल्टेटिव वाले हैं, यानी जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वो तो सरवाइव कर गए, लेकिन जो ऑब्लिगेट वाले हैं, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फ़ोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, उनका डेथ होने लगा, वो सरवाइव नहीं कर पाए इस ऑक्सीजन वाले इन्वायरमेंट में, एंड उनका डेथ होने लगा। तो इस तरह से हमारा एवोल्यूशन हुआ कीमो हेट्रोट्रॉफ से लेकर हमारा ऑटोट्रॉफ तक, फोटो ऑटोट्रॉफ तक, जो कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो में ये हमने देखा कि लाइफ कैसे बना, यहाँ तक तो हमने देख लिया, फोटो ऑटोट्रॉफ्स कैसे बने यहाँ तक हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यूकैरियोट्स कैसे बने। तो तब तक आप इतना पढ़िए, समझिए, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं समझना बहुत रिस्की हो सकता है, पूरा कॉन्सेप्ट गड़बड़ा सकता है।